नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आगम ऑनलाइन क्लासेस के YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में भी हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। और पिछली क्लास में हमने मेवाड़ के राणा अमर सिंह द्वितीय के बारे में बात की थी। उनके काल में क्या हुआ था? जयपुर के शासक जय सिंह, मारवाड़ के अजीत सिंह और अमर सिंह जी के बीच में देबारी का समझौता हुआ था। और ये देबारी के समझौते के तहत ही जयपुर में जय सिंह जी वापस शासक बने थे और अजीत सिंह जी मारवाड़ के शासक बने थे। अब अजीत सिंह जी के बाद मेवाड़ के शासक बने थे महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। अब देखिए, संग्राम सिंह जी के काल में क्या होता है कि देखो, देबारी के समझौते के समय क्या हुआ था? मुगलों के विरुद्ध राठौड़ों का, सिसोदियों का और कछवाओं का एक संगठन हुआ था। तो ऐसी स्थिति में जो मुगल बादशाह था बहादुर शाह, मुगल बादशाह था बहादुर शाह, यह बहादुर शाह क्या कर गया था? नाराज हो गया था किससे? संग्राम सिंह सेकंड से ना। ऐसे नाराजगी तो उनके अमर सिंह जी से थी, इनके पिताजी थे जिन्होंने ये समझौता करवाया था। अब वो तो दुनिया में रहे नहीं थे, राजा कौन बड़े थे? संग्राम सिंह जी। तो ऐसे में बहादुर शाह क्या करना चाहता था? इनको दंडित करना चाहता था। किसको? मेवाड़ को। और मेवाड़ को दंडित करने के लिए बहादुर शाह ने क्या कर दिया? रणबाज खां, रणबाज खां, ये रणबाज खां को सेना देकर मेवाड़ पर हमला करने के लिए भेज दिया। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही संग्राम सिंह जी को पता चला कि एक मुगल फौज मेवाड़ पर हमला करने के लिए आ रही है, इन्होंने क्या किया? अपने सेनापति महासिंह जी को रवाना कर दिया। महासिंह। और क्या होता है? मुगलों और मेवाड़ के बीच में बांधनवाड़ा का युद्ध होता है। बांधनवाड़ा का युद्ध। यह युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध हुआ था 1711 ईस्वी में। बांधनवाड़ा कहां पड़ता है? बांधनवाड़ा पड़ता है भीलवाड़ा में। कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। इस युद्ध के बारे में जानकारी का स्रोत क्या है? तो ध्यान रहे कि महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने क्या किया था? एक उदयपुर में जो सीसारामा नामक स्थान है, वहां पर एक मंदिर बनवाया था, बैजनाथ महादेव मंदिर। बैजनाथ महादेव मंदिर। ये बैजनाथ महादेव मंदिर के परिसर में ही क्या खुदी हुई है? एक प्रशस्ति खुदी हुई है, शिलालेख खुदा हुआ है। यहीं से यह जानकारी मिली कि बांधनवाड़ा के युद्ध में संग्राम सिंह द्वितीय के सेनापति महासिंह ने मुगल बादशाह बहादुर शाह के सेनापति रणबाज खां को क्या किया था? परास्त किया था। तो विजय किसकी हुई थी इस युद्ध में? इस युद्ध में संग्राम सिंह द्वितीय की क्या हुई? विजय हुई थी। ध्यान रहे, संग्राम सिंह जी ने क्या किया था? बांधनवाड़ा के युद्ध में मुगल बादशाह बहादुर शाह के सेनापति रणबाज खां को परास्त किया था। और इस युद्ध में संग्राम सिंह जी के सेनापति कौन थे? महासिंह जी थे। क्लियर? आगे बात करें। ये संग्राम सिंह जी ने ही क्या करवाया? उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। सहेलियों की बाड़ी। ये सहेलियों की बाड़ी कहां है? उदयपुर में है। ध्यान रहे, निर्माण किसने करवाया है? संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया है। दूसरा, उदयपुर में एक स्थान है सीसारामा, यहां पर इन्होंने क्या करवाया? बैजनाथ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। बैजनाथ महादेव मंदिर यह कहां पर है? यह है सीसारामा। सीसारामा कहां पड़ता है? उदयपुर। दोनों का ही निर्माण किसने करवाया? संग्राम सिंह सेकंड। ध्यान रहे, यह प्रश्न एग्जाम में बनता है ना। सहेलियों की बाड़ी कहां पर है? उदयपुर में। निर्माण किसने करवाया? संग्राम सिंह द्वितीय ने।
बैजनाथ महादेव मंदिर कहां है? उदयपुर में सीसारामा नामक स्थान पर निर्माण किसने करवाया? संग्राम सिंह सेकंड ने। लेकिन ये आपके लिए एक नई जानकारी होगी ना। आपने इतिहास पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है कि इतिहास पहली बार पढ़ रहे हैं आप लोग, लेकिन बांधनवाड़ा का युद्ध नॉर्मली हमें जानकारी में आता नहीं है। ध्यान रखना, इस युद्ध के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? बैजनाथ महादेव मंदिर की प्रशस्ति से मिलती है। इस युद्ध में संग्राम सिंह जी ने किसको परास्त किया था? बहादुर शाह, मुगल बादशाह को परास्त किया था। यह इंपॉर्टेंट है, आपके लिए नया फैक्ट हो सकता है। आपको लगता है कि मेरे चैनल पर आपको नई जानकारी मिल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य विद्यार्थियों को भी इस चैनल पर जरूर जोड़ें। बात करें आगे। अब देखो, संग्राम सिंह जी के काल में ही न केवल मेवाड़ में बल्कि संपूर्ण राजस्थान में इसी कालखंड में क्या हुआ था? मराठों का हस्तक्षेप हुआ था। मराठों का हस्तक्षेप हुआ था। केवल मेवाड़ की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले पहली बार मेवाड़ में मराठों का हस्तक्षेप किसके काल में हुआ, तो आप उत्तर कर सकते हो संग्राम सिंह सेकंड, है ना। पूरे राजस्थान में यही वो दौर था जब मराठों के हमले हो रहे थे, और इस समय जयपुर के शासक थे सवाई जय सिंह द्वितीय। ये सवाई जय सिंह जी भी मराठों से परेशान थे। मंदसौर के युद्ध में सवाई जय सिंह जी मराठों से हार चुके थे, और राजस्थान के अन्य राजपूत राजा भी परेशान थे। तो ऐसी स्थिति में सवाई जय सिंह जी ने एक प्रोजेक्ट लाया था कि क्यों ना सभी राजपूत राजा मिलकर क्या करे? मराठों के साथ युद्ध करे, मराठों को सबक सिखाए। और इस मसले पर बात करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया था, हुरडा सम्मेलन। अब हुआ क्या देखना, यह हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता सौंपी गई थी संग्राम सिंह सेकंड को। कि जो हुरडा कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। वहां पर क्या होगा? यह सम्मेलन होगा, और उसके अध्यक्ष कौन बनेंगे? संग्राम सिंह सेकंड बनेंगे। अब हुरडा सम्मेलन के लिए महीना तय हुआ था, जुलाई का महीना, कि कब करना है? जुलाई के महीने में यह हुरडा सम्मेलन होगा। लेकिन हुआ यह कि जनवरी में ही क्या कर गए? संग्राम सिंह जी परलोक सिधार गए। संग्राम सिंह जी क्या कर गए? परलोक सिधार गए थे। तो ऐसी स्थिति में फिर हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता इनके पुत्र करते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है यह हम आगे बात करते हैं, है ना। तो यह ध्यान रखना कि हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता करनी किसको थी? संग्राम सिंह सेकंड को। लेकिन सम्मेलन होने से पहले ही संग्राम सिंह जी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अच्छा, हम सब जानते हैं कि मेवाड़ के राजाओं की छत्रियां कहां बनती है? मेवाड़ के राजाओं की छत्रियां उदयपुर में आहड़ की महासतियों में बनती है। उन आहड़ की महासतियों में पहली छतरी किसकी है? तो महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम की है। प्रश्न पूछ ले, आहड़ की छतरियों में सबसे सुंदर छतरी किसकी है? संग्राम सिंह सेकंड की। आहड़ में सबसे सुंदर छतरी किसकी है? संग्राम सिंह सेकंड की है। चलिए, तो संग्राम सिंह जी क्या कर गए? परलोक सिधार गए। और राजा कौन बनते हैं? महाराणा जगत सिंह द्वितीय। अब इनके काल की बड़ी घटना क्या है? तो ध्यान रहे, इन्हीं के काल में किसका आयोजन हुआ? हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ। ध्यान रहे, हुरडा कहां पड़ता है? हुरडा पड़ता है भीलवाड़ा में। हुरडा पड़ता है भीलवाड़ा में। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। हुरडा सम्मेलन कब हुआ? तो 17 जुलाई 1734। डेट के साथ याद रखोगे, जुलाई के आगे 17, जुलाई के पीछे 17, 17 दूनी 34, 17 जुलाई 1734 को। यह हुरडा सम्मेलन के मास्टरमाइंड कौन थे? आयोजनकर्ता कौन थे? पूरी प्लानिंग किसके थी? आयोजन
करता। तो इसके आयोजन करता थे सवाई जय सिंह, सॉरी, सवाई जय सिंह द्वितीय। कहां के राजा? जयपुर के राजा। ठीक है। प्रश्न पूछ ले, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इसके अध्यक्ष थे जगत सिंह द्वितीय, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था मराठों का प्रतिकार करना। इसमें किस किस ने भाग लिए? तो देखो, मारवाड़ से आए थे अभय सिंह, मारवाड़ से अभय सिंह, बूंदी से दलेल सिंह, बूंदी से दलेल सिंह, किशनगढ़ से राज सिंह, किशनगढ़ से राज सिंह, ध्यान रखना, कोटा से दुर्जन साल, कोटा से आए थे दुर्जन साल, बीकानेर से जोरावर सिंह। ध्यान रखना कि जो जोरावर सिंह जी थे वह बीकानेर महाराजा सुजान सिंह के भाई थे, है ना, जोरावर सिंह। ये कौन थे? बीकानेर के शासक सुजान सिंह का भाई। ध्यान रखना, है ना। इस समय राजा तो कौन थे बीकानेर में? सुजान सिंह। और उन्होंने क्या किया था? अपने भाई को भेजा था। इसके अलावा देखो, नागौर से आए थे बख्त सिंह। ये जोधपुर महाराजा अभय सिंह जी के भाई थे, जोधपुर महाराजा अभय सिंह के भाई थे। इसके अलावा ईडर के राजा, अपने विजयनगर के राजा, इन शासकों ने भी भाग लिया था। तो ये प्रमुख प्रमुख शासक थे जिन्होंने क्या किया था? हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था। विषय क्या था? कि मराठों का सामना करना है। आयोजनकर्ता कौन थे? सवाई जय सिंह। अध्यक्षता किसने की? जगत सिंह द्वितीय ने। हुरडा सम्मेलन का परिणाम क्या रहा? तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राणा सांगा के बाद संभवतः यह पहला अवसर है, या यूं कहें कि राणा सांगा के बाद यह अंतिम अवसर है, जब राजस्थान के सभी राजपूत राजा एक स्थान पर एकत्रित हुए थे किसी निर्णय को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर। यहां पर क्या हुआ? एक तो प्रतिज्ञा ली गई। क्या की गई? प्रतिज्ञा पत्र। सभी राजपूत राजा एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। दूसरा, किसी एक राजा पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। सभी पर हमला माना जाएगा। तीसरा, सभी मिलकर मराठों का सामना करेंगे। चौथा, मुगल बादशाह से
सहयोग लेने का प्रयास करेंगे और जल्दी ही सभी राजपूत राजा अपनी अपनी सेनाएं लेकर एक स्थान पर एकत्रित होंगे ना। हर राजपूत राजा क्या करेगा, अपनी अपनी सेना भेजेगा, और अगर कोई राजपूत राजा स्वयं नहीं आएगा तो वो क्या करेगा, अपने भाई को या क्या करेगा, अपने किसी प्रतिनिधि को भेजेंगे। और कहां पर एकत्रित होंगे, रामपुरा नामक स्थान पर, है ना, रामपुरा, यहां पर एकत्रित होंगे और सभी राजपूत राजा आएंगे, और स्वयं नहीं आए तो अपने भाई या अपने किसी प्रतिनिधि को सेना देकर भेजेंगे। ये सारी बात यहां पर स्वीकार हुई थी इस प्रतिज्ञा पत्र में। लेकिन दुर्भाग्य से यह संधि, यह समझौता लागू न हो सका। इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। अब यह लागू क्यों ना हो सका, इसके पीछे अलग अलग विद्वान अलग अलग तर्क देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये राजपूत राजा आपसी मनमुटाव के कारण एक न हो सके, अपने निजी स्वार्थों का त्याग न कर सके, नेतृत्व को लेकर प्रश्न चिन्ह था, कई सारे कारण बताए जाते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो समस्या कहां नजर आ रही है, एक्चुअल में समस्या मित्रों मुझे यहां नजर आती है, यहां पर। इस सम्मेलन की अध्यक्षता करनी किसको थी, जगत सिंह सेकंड के पिता संग्राम सिंह जी को, जो अनुभवी थे। और वो अगर अध्यक्षता करते तो संभवतः ये जो इतने सारे जो बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं, इनको एक स्थान पर एकत्रित कर, देखो जोश कितना ही प्रबल क्यों ना हो, अनुभव हमेशा हावी रहता है। ये अनुभवी थे और जगत सिंह जी अभी नए नए राजा बने ही थे, इनके पास अनुभव की कमी थी, ये नए नवेले युवा शासक थे। तो ऐसी स्थिति में ये इतने बड़े बड़े राजाओं को सही नेतृत्व प्रदान नहीं कर पाए। कौन, जगत सिंह जी। या तो इनको क्या करना था कि संग्राम सिंह जी के अभाव में अध्यक्ष किसी और को चुनना था, अनुभवी को चुनना था। ये नए थे, इनमें कूटनीतिक क्षमता की कमी थी। मेरे दृष्टिकोण में यह सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि देखो अध्यक्ष बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ऐसी स्थिति में जहां पर इतने बड़े बड़े राजा आए, वो उनको एक मत करना इतना आसान काम होता ही नहीं है ना। आज आप किसी भी प्रकार से ले सकते हो, राजाओं में आपस में बनती नहीं थी, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते थे, किसी भी कालखंड में होगा भाई, हर युग में ये तो होना ही होता है, अपने अपनी महत्वाकांक्षा हर कोई रखता है। तो ऐसी ही स्थिति में अनुभव की आवश्यकता होती है, ऐसी ही स्थिति में योग्य नेतृत्व की आवश्यकता होती है कि वो सभी को संतुष्ट करते हुए, देखो किसी के साथ जबरदस्ती करके आप अपने साथ ज्यादा समय तक नहीं रख पाते हो। निर्णय वो महत्वपूर्ण होता है जो सर्वसम्मति से लिया जाए, सहभागिता से लिया जाए। किसी एक को कोई नाराजगी है, मन में कोई शंका है, तो उसका समाधान किया जाए। इस प्रकार के जब फैसले होते हैं वो स्थायी होते हैं, लंबे चलने वाले फैसले होते हैं। और ऐसे फैसले लेने के लिए अनुभव का होना बहुत जरूरी है, एक उम्र का होना बहुत जरूरी है। जगत सिंह जी में यही एक कमी रह गई। ये नए नए शासक बने थे, अभी युवा थे, जोशीले थे, इनमें अनुभव की कमी थी। और संभवतः यही एक वो कारण था कि हुरडा सम्मेलन क्या रहा, असफल रहा। जल्दी ही स्वयं जगत सिंह जी ने ही 1736 में क्या कर लिया था, मराठों से एक संधि कर ली थी और 1.5 लाख रुपए वार्षिक खिराज के रूप में, चौथ के रूप में देना स्वीकार कर लिया था। जब अध्यक्ष ने स्वयं ने मराठों के साथ अलग संधि कर ली तो बाकी राजाओं के पास क्या ऑप्शन बचेगा, यह एक बड़ा कारण। उसके बाद 1741 में जो आयोजन करता थे सवाई जय सिंह जी, इन्होंने पेशवा बाजीराव के साथ धौलपुर का समझौता कर लिया। तो जिनकी बड़ी सबसे बड़ी भूमिका थी इसमें, एक अध्यक्ष और एक आयोजन करता, स्वयं इन्होंने ही मराठों के साथ क्या कर लिया, समझौता कर लिया। तब ऐसी स्थिति में अन्य राजपूत राजा क्या करते, तो स्वाभाविक था
कि हुला सम्मेलन तो क्या होता, असफल होता। हालांकि यह दुर्भाग्य था, किसी एक राजा के लिए नहीं, संपूर्ण राजस्थान के लिए दुर्भाग्य था, लेकिन फिर भी यह जरूर महत्वपूर्ण है कि यह अंतिम अवसर था सांगा के बाद, जब सभी राजपूत राजा एक स्थान पर एकत्रित हुए और एक व्यक्ति की अध्यक्षता को स्वीकार किया। इसके बाद दुर्भाग्य से वापस कभी राजपूत राजा एक स्थान पर एकत्रित भी नहीं हुए, और संभवतः इसी का परिणाम था कि इन राजाओं को अंग्रेजों से क्या करनी पड़ी, संधियां करनी पड़ी, क्योंकि मराठों से हर कोई परेशान था और इसी कालखंड में पिंडारियों का भी आतंक बढ़ गया था। तो मजबूर हो चुके थे ये लोग, और अंग्रेजों के रूप में एक इनको नई शक्ति नजर आ रही थी। यही वो कारण है। यहां पर अगर किसी अनुभवी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया होता और सर्वसम्मति से कोई फैसला लिया होता तो संभवतः राजस्थान का भविष्य कुछ और होता, इन राजाओं का भविष्य कुछ और होता। लेकिन दुर्भाग्य से, मैं कई बार अपनी ऑफलाइन क्लास में भी कहता हूं, कुछ कमियां हम में रही है। हमें अपनों पर विश्वास नहीं, हम पराये पर विश्वास कर लेते हैं। मैं बार बार कहता हूं, ये देश कभी भी दुश्मनों से नहीं हारा। दुनिया की कोई ताकत इस देश को हरा नहीं सकती। ये देश अपनों से हारा, हर बार अपनों से हारा। वरना कौन से तुर्क, कौन से मुगल, कौन से अंग्रेज इस देश को हराए, ये संभव नहीं है। अपनों से हार जाते हैं हम। अपनों का क्या, उन्हें मार भी नहीं सकते। गलती हम यही कर रहे हैं, हम अपने ही भाइयों पर विश्वास नहीं करते, हम अपने सगे संबंधियों पर विश्वास नहीं करते, किसी और पर विश्वास कर लेते हैं। और यही हमारी हर कालखंड में हार का एक सबसे बड़ा कारण रहा है। सबसे बड़ा, न जाने कब लोग कहते हैं कि अकल विदोम खायो नहीं आवे, ठोकर खायो आवे। इस देश ने 1000 साल से ठोकरें खाई है, अभी भी मुझे कहीं नजर नहीं आता है कि अक्ल आ गई हो। हम आज भी कुछ स्वार्थों की वजह से अपनों से ही लड़ लेते हैं, और जब अपने आपस में लड़ेंगे तो दूसरे तो फायदा उठाएंगे, चाहे वो अंग्रेज हो, मुगल हो या तुर्क हो। और हर बार यही हुआ है हमारे साथ। अपनों के साथ रहो, आपकी आधी समस्या तो वहां समाप्त हो जाएगी ना। मारवाड़ी में कहावत है कि बादी मुटी लाखरी और खुलियों पची खाखरी। अपनों पर भरोसा रखो, सबसे पहले अपनों को साथ रखो। अगर आपके साथ आपके अपने हैं, आधी समस्या वहीं खत्म हो जाएगी। आपको कोई बीमा करवाने की आवश्यकता नहीं है ना। अगर अपने आपके साथ है तो किसी बीमे की आवश्यकता नहीं, और अगर आपके अपने ही आपके साथ नहीं तो बीमे का क्या करोगे, किसके लिए करोगे, है ना। आजकल लोग पॉलिसी करवाओ, बीमा करवाओ, अरे किसके लिए करवाओ जब आपके अपने अपने साथ नहीं है। मरने के बाद किसके लिए। अपनों को साथ रखो। आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी बीमे की आवश्यकता नहीं है। परिवार अगर मजबूत है वो सब संभाल लेंगे, आप इस दुनिया में हो चाहे ना हो। लेकिन अपने आपके साथ नहीं है, दुनिया का कोई बीमा आपके परिवार की सुरक्षा नहीं कर सकता। अपनों को साथ रखो। बढ़े आगे। हाँ, और क्या ध्यान रखना है जगत सिंह द्वितीय के बारे में। तो देखो, जगत सिंह द्वितीय ने ही पिछोला झील में, कहां पर, पिछोला झील में किसका निर्माण करवाया, पिछोला झील में जग निवास महल का निर्माण करवाया। अब ध्यान रहे, जग मंदिर महल का निर्माण किसने करवाया है, जगत सिंह प्रथम ने। उसका निर्माण शुरू करवाया था कर्ण सिंह जी ने। और पिछोला झील में ही एक और महल है, कौन सा, जग निवास महल। इसका निर्माण किसने करवाया है, इसका निर्माण करवाया है जगत सिंह द्वितीय ने। ठीक है, ध्यान रहे, जगत सिंह प्रथम के बाद अल्पकालीन शासक हुए थे महाराणा प्रताप सिंह द्वितीय। महाराणा
प्रताप सिंह द्वितीय। और महाराणा प्रताप सिंह द्वितीय अल्पकालीन शासन रहा तो कोई विशेष उपलब्धि है नहीं। इनके बाद शासक बने थे महाराणा राज सिंह द्वितीय। महाराणा राज सिंह द्वितीय। और महाराणा राज सिंह द्वितीय के एक पुत्र का नाम था रतन सिंह, और महाराणा राज सिंह के एक भाई का नाम था हरि सिंह। इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष चला था, इसके बाद राज सिंह द्वितीय के बाद। और फाइनली इसमें जीते कौन? हरि सिंह जी। और ये हरि सिंह जी ने कभी भी रतन सिंह को मेवाड़ का शासक नहीं बनने दिया। इसलिए ध्यान रहे, राज सिंह के पुत्र रतन सिंह को मेवाड़ का फितूरी शासक कहा जाता है। मेवाड़ का फितूरी शासक किसको कहा जाता है? राज सिंह द्वितीय के पुत्र रतन सिंह। मतलब राज सिंह जी के बाद शासक बने थे हरि सिंह जी। शासक कौन बने? महाराणा हरि सिंह, जो कुछ ही समय के लिए शासक रहे थे। और हरि सिंह जी के बाद कुछ समय के लिए शासक रहे थे महाराणा हमीर सिंह। 1773 से लेकर 1778 तक। और महाराणा हमीर सिंह के उत्तराधिकारी थे महाराणा भीम सिंह। महाराणा भीम सिंह, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। महाराणा भीम सिंह, देखो, महाराणा भीम सिंह जी के एक पुत्री थी कृष्णा कुमारी। ध्यान देना। अब ये कृष्णा कुमारी की सगाई हुई जोधपुर के राजा भीम सिंह राठौड़ से। ध्यान देना, दो भीम सिंह आ गए यहां पर, भीम सिंह राठौड़ से। इनके साथ सगाई की गई, किसकी? कृष्णा कुमारी की। लेकिन विवाह होने से पहले ही जोधपुर के शासक भीम सिंह राठौड़ की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ऐसी स्थिति में कृष्णा कुमारी की सगाई कर दी गई जयपुर के राजा जगत सिंह से। कहां के राजा? ये जयपुर के। अब यहां क्या हो गया? भीम सिंह जी के बाद शासक बने उनके भाई मान सिंह। और जब मान सिंह जी को यह पता चला कि कृष्णा कुमारी की सगाई कहां तय कर दी गई? जयपुर में जगत सिंह से तय कर दी। इससे नाराज कौन हो गए? मान सिंह जी। इन्होंने इसको मारवाड़ का अपमान समझ लिया। इनका कहना था कि जिस लड़की की सगाई एक बार मारवाड़ हो गई है, जोधपुर हो गई है, वो लड़की अब मारवाड़ ही आएगी। ये नहीं रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि मारवाड़ में कोई पुरुष नहीं बचा, ये कहलवा के भेजा। तो ये बात जब जगत सिंह जी को पता चला तो ऐसी स्थिति में जगत सिंह जी क्या कर गए? नाराज हो गए। और इस विषय को लेकर मान सिंह तथा जगत सिंह के बीच 1807 में एक भयानक युद्ध लड़ा गया, गिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया? गिंगोली का युद्ध लड़ा गया। यह गिंगोली का युद्ध कब लड़ा गया? 1807 में। किस किस के बीच लड़ा गया? जोधपुर के मान सिंह और जयपुर के जगत सिंह के बीच। कारण क्या? कृष्णा कुमारी। अब देखो, ये जगत सिंह जी ने क्या कर लिया? इस युद्ध में पिंडारियों से सहायता ले ली। और इस समय पिंडारियों का नेता था अमीर खां पिंडारी।
ये पिंडारियों के सहयोग के वजह से इस युद्ध में मान सिंह की क्या हो गई, हार हो गई। देखो ये गिंगोली के युद्ध ने उस समय के राजस्थान का बहुत ज्यादा माहौल खराब किया था। आज जब अंग्रेजों के साथ संधियां करने की बात आती है तब उसमें एक कारण यह भी होता है कि गिंगोली के युद्ध ने पूरे राजस्थान का क्या कर रखा था, माहौल खराब कर रखा था। यह भी एक कारण है। अब यहां पर देखो क्या गड़बड़ है, समझना ठीक से। जगत सिंह ने किसका सहयोग लिया, अमीर खां पिंडारी का। युद्ध में तो जगत सिंह जी जीत गए, लेकिन ये अमीर खां पिंडारी इन्हीं के गले की फांस बन गया। याद रखना मित्रों, जब भी आप आपसी लड़ाई में किसी दूसरे को मौका दोगे वो कभी आपका फायदा नहीं कर सकता। आप अपनों के विरुद्ध आपस में कोई माताफोड़ी है तो भी स्वयं सुलझाओ, दूसरों को मौका मत दो। यह अमीर खां पिंडारी खुद जगत सिंह जी के लिए सरदर्द बन गया था और अंत में क्या हुआ, जगत सिंह को यह अमीर खां पिंडारी को टोंक देकर पीछा छुड़ाना पड़ा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या देना पड़ा, टोंक। और 1817 में टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत बनती है। क्या फायदा हुआ, अमीर खां पिंडारी के सहयोग का क्या फायदा हुआ, नुकसान ज्यादा है। जब भी आप अपने घर में किसी पराये को स्थान दोगे और आप समझते हो कि वो आपके लिए लाभकारी होगा, ये कभी संभव नहीं है। वो आपका भाई अगर आपका हितैषी नहीं है तो दुश्मन कैसे हो सकता है, पराया कैसे हो सकता है। इसलिए समस्याओं को स्वयं सुलझाओ, दूसरों को मौका दोगे तात्कालिक फायदा होगा लेकिन अंत में नुकसान ही होगा। यह अमीर खां पिंडारी से पीछा छुड़ाने के लिए ही जगत सिंह जी को टोंक देना पड़ा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यही वो गलतियां हैं जिन गलतियों ने हमेशा हमें तकलीफ दी है, आज भी दे रही है, समझ अभी भी नहीं आई है। अंत में क्या हुआ, फाइनली जब विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया तो बताया जाता है यह अमीर खां पिंडारी के ही दबाव के कारण कृष्णा कुमारी को 1810 में क्या कर दिया गया, जहर दे दिया गया। जहर किसने दिया, यह एक विवाद का विषय है। कुछ लोग कहते हैं भीम सिंह जी ने ही अपनी बेटी को जहर दिलवा दिया। यह रिसर्च का विषय होना चाहिए, कोई भी बाप अपनी बेटी को जहर दे, यहां पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। क्योंकि अगर भीम सिंह जी ही जहर देते तो फिर इसी समय दे देते जब विवाद खड़ा हुआ। ये 3 साल का इंतजार क्यों कर रहे थे, इससे पहले दे देते। यहां पर कुछ विद्वानों ने यह लिखा है कि नहीं, मेवाड़ के किसी सरदार ने, किसी सामंत ने क्या कर दिया था, विवाद को बढ़ता देखकर यह अमीर खां पिंडारी की सलाह मानकर क्या करवा दिया था, जहर दिलवा दिया था। किसने दिलवा दिया था इसके बारे में कुछ निश्चित तौर पर कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ पुस्तकों में लिखा मिलता है कि भीम सिंह जी ने क्या कर दिया, अपनी बेटी को जहर दिलवा दिया। इसमें सच्चाई प्रतीत नहीं होती है, कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि अगर इतना बड़ा कांड होता तो कवि राजा श्यामल दास इस घटना का उल्लेख करते और भीम सिंह पर आरोप लगाते। लेकिन श्यामल दास जी ने अगर इस घटना का उल्लेख इस प्रकार से नहीं किया, घटना का उल्लेख है लेकिन भीम सिंह जी ने जहर दिया, ऐसा उल्लेख श्यामल दास जी ने वीर विनोद में नहीं किया है। और इसीलिए क्या है, वरना श्यामल दास जी किसी को बख्शते नहीं थे। श्यामल दास जी ने जोधपुर के राजा विजय सिंह जी को गुलाब राय की वजह से जहांगीर का नमूना तक कह दिया था, तो श्यामल दास जी भीम सिंह जी को बख्श देते, यह मुश्किल है। और कर्नल जेम्स टॉड भीम सिंह जी के समकालीन था। वो 1818 में क्या बन चुका था, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बन चुका था और उसने निष्पक्ष रहकर राजस्थान का इतिहास लिखने का प्रयत्न किया। तो कर्नल जेम्स टॉड ने भी ऐसी किसी घटना का उल्लेख नहीं किया कि स्वयं भीम सिंह जी ने अपनी बेटी को जहर दिलवा दिया। ऐसा उल्लेख तो कर्नल जेम्स टॉड ने भी नहीं किया है। तो यह एक रिसर्च का विषय हो सकता है। हम डायरेक्टली भीम सिंह जी पर आरोप लगाते हैं, यह मुझे ठीक प्रतीत नहीं होता है। बाकी तो देखो पुस्तकों में बहुत सी बातें लिखी हुई है, आजकल हर कोई इतिहासकार है, क्या कर सकते हैं। थोड़े दिन आए, 2-4 पुस्तकें पढ़ गई, बन गए इतिहासकार। ऐसा नहीं होता है, पहले पूरा रिसर्च कर लेना चाहिए, उसके बाद में किसी पर आरोप लगाना चाहिए। खैर जो भी है, कुल मिला के अंत में कृष्णा कुमारी को क्या कर दिया गया, जहर दे दिया गया। आगे बात करें, 13 जनवरी 1818 को भीम सिंह ने
क्या कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि कर दी। ये सहायक संधि में भीम सिंह का प्रतिनिधि कौन, भीम सिंह का प्रतिनिधि, तो ध्यान रखना भीम सिंह के प्रतिनिधि थे अजीत सिंह। और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि कौन, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि था चार्ल्स मैडकॉफ, चार्ल्स मैडकॉफ। ध्यान, ठीक है। तो अंग्रेजों की ओर से संधि करने वाला कौन था, चार्ल्स मैडकॉफ, और भीम सिंह जी की ओर से संधि करने वाले कौन थे, अजीत सिंह जी। इस प्रकार से क्या होता है, 13 जनवरी 1818 को मेवाड़ ने क्या कर लिया, अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। 1818 में ही, 1818 में ही क्या किया था, कर्नल जेम्स टॉड क्या बन के आए, मेवाड़ के पहले पॉलिटिकल एजेंट बन के आए थे। और यहीं आने के बाद इनको राजस्थान का इतिहास लिखने की सूझी और इन्होंने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक लिखी थी। भीम सिंह जी के काल में ही 1822 में मेरों का विद्रोह हुआ था और इन्हीं के काल में पहली बार मेवाड़ में भीलों का भी विद्रोह हुआ था, जिसे अंग्रेज सेनापति कर्नल लुम्बे ने कुचल दिया था। और मेरों पर नियंत्रण रखने के लिए ही क्या किया गया था, मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई थी, जिसे ब्यावर में ठहराया गया था 1822 में ही। कौन सी बटालियन बनी, मेरवाड़ा बटालियन बनी। और इसी समय अंग्रेजों ने 1822 में ही मेरवाड़ा, जो राजसमंद में मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं, ये वाला क्षेत्र, इसको अजमेर में मिला दिया गया था। ये हो गया था अजमेर मेरवाड़ा। आजादी तक इसको अजमेर मेरवाड़ा कहते थे। ये मेरवाड़ा राजसमंद का एरिया पड़ता है, जो मेर जनजाति का एरिया था। 1822 में यह काम किया गया था। भीम सिंह जी ने उदयपुर में भीम पद्मेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। भीम पद्मेश्वर मंदिर कहां है, उदयपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया, भीम सिंह जी ने। एक उस समय के कवि थे, कवि किसना आडा, कवि पूछ ले, कवि किसना आडा किसके दरबारी विद्वान थे, भीम सिंह जी के दरबारी विद्वान थे। तो ये थे मेवाड़ के राणा भीम सिंह जी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने संग्राम सिंह द्वितीय को पढ़ा, आज की क्लास में हमने जगत सिंह द्वितीय को पढ़ा, हुरडा सम्मेलन के बारे में बात की। आज की क्लास में हमने भीम सिंह जी और कृष्णा कुमारी विवाद के बारे में बात की। आशा करता हूं यह क्लास आपके लिए ज्ञानवर्धक है और एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी है। इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए। तो आपको लगता है कि वाकई में यह क्लास आपके लिए एग्जाम के लिए उपयोगी सिद्ध होगी, अच्छे पढ़ रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को अपने चैनल से जरूर जुड़ें। यह आपका अपना चैनल है, ये जितना विकसित होगा, फलेगा फूलेगा, मुझे पढ़ाने में उतना ही मजा आएगा। मैंने कहा ना, मेरी एनर्जी का स्रोत आप हैं, तो ये अब आप पर डिपेंड करता है ना। मैं अपनी मेहनत कर सकता हूं, थोड़ा आपको भी मेहनत करना है। तो दोस्तों, बढ़िया से पढ़िए, नोट्स बनाइए। मैं तो अपनी लगातार मेहनत कर ही रहा हूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल वापस इसी चैनल पे, इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद।